गुड मॉर्निंग। और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ये अग्निवीर का जो आगामी एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए कल मैंने देना शुरू किया था, तो आज फिर उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एकदम संभावित क्वेश्चन जो आने की स्थिति में है, जो आने वाला क्वेश्चन है, उसको फिर से हम डील कर रहे हैं। कल जो कुछ क्वेश्चन दिया था शायद उसको आप लोगों ने बना लिया होगा। नेक्स्ट हम डाल रहे हैं। नेक्स्ट देखो यार, सबसे पहले यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें। क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि एक वस्तु का उड्डयन काल, एक वस्तु का उड्डयन काल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, 5 सेकंड। तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या है? वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या है? वस्तु की प्रारंभिक चाल, ये उड्डयन काल को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। समझना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ सीधा सा कर इनिशियल स्पीड इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल स्पीड। इनिशियल वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलो, इनिशियल वेलोसिटी। उड्डयन काल कहते हैं। सबसे पहले उड्डयन काल का फॉर्मूला T बराबर 2U/g। T बराबर क्या होता है? यानी को टाइम ऑफ फ्लाइट T बराबर होता है 2U/g। यहाँ पे तुमको दिया हुआ है g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो 2U/g होता है, तुमको u निकालना है। तो यहाँ पे सीधा लिख दो T गुना g बराबर 2U लिखोगे, और u बराबर क्या होगा? T गुना g/2 कर दो। टाइम ऑफ फ्लाइट 5 है, ये 10 है, बटा 2 कर दो। कितना हो गया? 25 मीटर पर सेकंड आंसर हो गया। आज का पहला क्वेश्चन ये है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसी वस्तु का उड्डयन काल किसको कहते हैं? कि वस्तु को फेंका हवा में जितनी देर रहा उसको क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। तो उड्डयन काल का फार्मूला ये होता है, याद रखना, रट जाओ इस फार्मूला को। उड्डयन काल का फार्मूला T बराबर 2U/g। ये दिया हुआ है तुमको। उड्डयन काल u पूछ रहा है, तो u बराबर T गुना g/2 करो। T दिया हुआ है 5, g का मान 10 लिखा हुआ है, बटा 2 किया, 25 मीटर पर सेकंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था, वस्तु का उड्डयन काल हमने बता दिया। ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो क्वेश्चन की बात आती है, तो मैंने कल इसको डील करना शुरू किया था, तो आज इसको देखा कि हमारा यहाँ पे ये कंडीशन। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहीं पे आराम से देखना है इसको। दूसरा क्वेश्चन इसी में, एक हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को u वेलोसिटी से फेंके ऊपर की तरफ। यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं कि यदि किसी वस्तु को u वेग से ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका जाए, तब कितनी हाइट पर, कितनी ऊंचाई पे, वेग 1/3 हो जाएगा, या ऐसा करो, हाँ, वेग 1/3 होगा। समझना इसको क्या बोल रहे हैं। मान लो कि एक चीज़ दिया गया है कि एक टावर, ये चीज़ तुमको दिया रहेगा, मान लो ये यहाँ पे 81 मीटर तुमको दिया हुआ है, यू से फेंका है ऊपर की तरफ। तो यह सीधा कह रहा है कि 81 मीटर ऊंचा टावर आपका है, उसके ऊपर वस्तु को फेंका जा रहा है, तो उसके ऊपर वस्तु को फेंका जा रहा है, तो कितनी ऊंचाई पे? 1/3 होगा। यहाँ पे एक काम करना है कि जो बोल रहा है ना, जितना बोल है 1/3 उसको पकड़ लो। किसको पकड़ना है? 1/3 को। यहाँ पे हमने 1/3 ले लिया, तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 3 जा 9, एक माइनस करो 8, और गुना मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, 9 9 जाते कितना होगा? 72 मीटर ऊंचा हो जाएगा। 72 मीटर
कि ऊंचाई पे उसका वेग 1/3 हो जाएगा। फिर एक बार देखना, हमने कहा कि एक टावर है 81 मीटर, 81 मीटर टावर के ऊपर की तरफ यू वेग से किसी वस्तु को फेंका, यहाँ कितनी ऊंचाई पर वेग 1/3 होगा, 1/3 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी का प्रारंभिक चाल का कितना होगा, 1/3 होगा। जो कह रहा है मान लो 1/3, तो उसको पकड़ दो, इसको पकड़ के इसको स्क्वायर करो, 3 3 जा 9, एक घटा दो, यहाँ पे 8 हुआ, और हाइट से गुना कर दो। ये जो हाइट हमारा है 81, अब फिर से देखो दोहरा रहे हैं इसको, 9 9 जात कितना होगा 72। मान लो कह रहा है कितनी ऊंचाई पे आधा हो जाएगा, यदि ये पूछ दे कितनी ऊंचाई पे आधा, तो हाफ को पकड़ो, आधा हो जाएगा तो हाफ को पकड़ो, इसको स्क्वायर कर दो, 4 हो गया, एक माइनस करो, 3 हो गया, इंटू हाइट कर दो, 243/4 हो जाएगा, इतना मीटर पे। एंड सो ऑन, इसी ढंग से हमारा बनता चला जाएगा। ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो हम इसको इस ढंग से डील करेंगे। जो पूछेगा कि 1/3 हो जाएगा तो पहले 3 को पकड़ेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, एक माइनस कर दो, 8 हो गया, हाइट से गुना कर दो, तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलो, इसी क्रम में आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो, क्वेश्चन 3 की तरफ चलो। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा होगा। इसमें एक और हम डाल रहे हैं, जो कि क्वेश्चन आता है इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन आता है, तात्क्षणिक चाल के लिए। जैसे तात्क्षणिक चाल के लिए कुछ भी एक क्वेश्चन हम डाल देते हैं, गिवन दिया हुआ है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट हमारा दिया हुआ है x बराबर 3t² + 2t + 4 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा तुमको दिया हुआ है। इसमें तुमको कह रहा है कि फाइंड, निकालो, पहला कह रहा है कि वेलोसिटी, वेग निकालना है एट t = 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन की भी संभावना बनती है, आते रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे सीधा सा हमारा है कि v बराबर क्या होता है हमारा, dx/dt होता है। तो dx/dt होता है तो d/dt करो, यहाँ पे लिख दो 3t² + 2t + 4 डालो। इसको फिर आगे की तरफ पढ़ते हैं। इसको देखो क्या होगा, ये हमारा 60 होगा, ये + 2t होगा, पता है तुम लोगों को। डिफरेंशिएशन के टर्म में इसको हम बताते हैं या बनाते हैं। 3t² + 2t + 4 बात, ये कितना होगा, 60 + 2t हो जाएगा, या ओनली 2 हो जाएगा, 2t नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि हमारा वेलोसिटी किसके लिए, t = 2 सेकंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखो 6 × 2 + 2, ये 12 + 2 होगा, ये कितना होगा, 14 मीटर/सेकंड हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यदि मान लो इसमें एक चीज़ ये डाल दें, इसी क्वेश्चन में पहला ये बात दें, कितने सेकंड में, कितने समय बाद वस्तु का वेग 0 होगा। अब ध्यान देना, आप एक क्वेश्चन इसी में यदि डाल दिया जाए, देखिए ऐसा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसी में डाल दिया जाए। मान लो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर दें, इसी में तुमको चौथा नंबर क्वेश्चन डल गया, बोला यहाँ पे कि कितने समय बाद वस्तु का वेग 0 होगा, वस्तु का वेग 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना आप, हमने कहा कितने समय बाद वस्तु का वेग 0 होगा, तो सबसे पहली बात है कि वस्तु का वेग 0 होगा तो तुम्हारा कितना है वेग, वेलोसिटी तुम्हारा कितना है, इसको पकड़ो। कितने समय बाद वेग 0 होगा, पहले वेग लिख लो। तो यहाँ पे 60 + 2 है, 0 की बात कर रहा है, 0 की बात कर रहा है तो क्या करो, 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हुआ 60 + 2, 60 = -2, t = -1/3। यहाँ t जब माइनस आया है तो माइनस के डाटा के हिसाब से आया, माइनस नहीं लेना है, सीधा 0.33 सेकंड, 0.33 सेकंड। जब भी टाइम आएगा तो मैग्नीट्यूड में आएगा। हमने क्या कहा, कितने समय बाद वेग 0 होगा, तो वेग पहले लिख लो, 0 दे दो, 60 + 2 है तो -2 आया चूँकि डाटा के हिसाब से। लेकिन जब भी हमारा आंसर आएगा ना, आंसर हम वैल्यू के रूप में देंगे, मैग्नीट्यूड के रूप में देंगे। जैसे हमारा 0.33 सेकंड आएगा, ये हम लोग माइनस में न देकर हम इसको प्लस में देंगे। क्लियर, चलो एक ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया कि हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, वेलोसिटी निकालना था t = 2 सेकंड में, फिर बोला कि कितने समय बाद वस्तु का वेग 0 हो जाएगा। इसके बाद और एक और पार्ट इसी में, चलो इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहा है। इसी क्वेश्चन, चलो तुमको ऐसा दे रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इसी को क्वेश्चन 5 लिखो। x दिया हुआ तुम्हारा, पूछ रहा है यहाँ पे एक्सलेशन या त्वरण पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है t = 2 सेकंड के लिए। सीधा सा हमारा
भी निकालो। पहले हमारा dx बटा dt आया, जस्ट तुमने अभी देखा था कि हमारा 60+4 आया था, ये 60+2 आया था। यहाँ पे वेलोसिटी निकालो, एक्सप्रेशन निकालो। एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, dv बटा dt आएगा। तो d लिखो, v का मान क्या था 60+2 बटा dt, ये वैल्यू हमारा 6 आ जाएगा। अब हमारा t/2 सेकेंड के लिए यहाँ पे आगे कुछ बच नहीं रहा, तो इतना ही हमारा आंसर होगा 6 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए t से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि t जो फंक्शन था वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे सीधा सा है कि हमारा दिया हुआ है x3t² + 2t+4। एक्सप्रेशन निकालना है, तुरंत निकालना है t/2 सेकेंड के लिए, तो सीधा वेलोसिटी निकाला, तुरंत निकाला। dv बटा dt 60+2, ये 0 होगा और इसका 6, आंसर कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 5 था। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन 2D मोशन की तरफ जो पूछा हुआ है, लगातार आता है वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो। ये मान लो यहाँ पे दे रहा है कि टू हमारा डायमेंशन है, 2 विमीय समीकरण है। थोड़ा सा 1 मिनट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। मान लो हमको दिया गया है कि वस्तु का डिस्प्लेसमेंट x में हमारा ये दिया हुआ है तुम्हारा at² और y दिया गया है तुम्हारा bt²। तो कह रहा है कि वस्तु का वेग, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वस्तु का वेग निकालो। यहाँ क्या बोल रहा है, वस्तु का वेग ज्ञात करो, वेग ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ पे हमारा 2D है, ये x और ये क्या हमारा, ये हमारा y है। या सीधा से लिखेंगे x बराबर क्या at² करो, फिर y हमारा क्या, y एक्सिस में क्या है bt²। एक काम करो, vx लिखते हैं, x एक्सिस में वेलोसिटी, इसको करेंगे dx बटा dt। पूछा हुआ क्वेश्चन है, dx बटा dt ये क्या हमारा हो जाएगा 2at हो जाएगा। फिर यहाँ vy निकालो, y एक्सिस में निकालते हैं तो क्या होगा हमारा dy बटा dt होगा, ये हमारा 2bt हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। x एक्सिस में हमारा हुआ 2at, y एक्सिस में हमारा हुआ 2bt। तो यहाँ सीधा v निकालो, रिजल्टेंट निकालो। यहाँ पे हमारा सीधा फार्मूला होता है vx² + vy²। यहाँ पे डालो, vx कितना हमारा है, vx हमारा है 2at का स्क्वायर प्लस यहाँ पे डालो 2bt का स्क्वायर। ये आगे चलो लेके, ये कितना होगा हमारा, ये होगा 4a² ये कितना होगा हमारा 4b² होगा। फिर चलो यहाँ पे जो हमारा कॉमन होता है कॉमन ले लो, 4t²। यहाँ पे क्या होगा हमारा a² + b² होगा, ये हमारा 2t होगा √a² + b²। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या देखा, यहाँ हमारा वेलोसिटी हुआ 2t √a² + b²। ये हमारा आंसर यहाँ पे देखो एक बार, x at² है, y bt²। पहले x एक्सिस में हमने निकाला वेलोसिटी, फिर y एक्सिस में निकाला। चूँकि यहाँ 2D आ गया, 2D से मतलब हमारा ऐसा आ गया, एक हमारा यहाँ x में आया, एक हमारा y में आया vy, ये v निकाल लो vx² + vy²। ठीक है, ऐसा निकाल लिया। हमारा फाइनल आंसर क्या आया 2t √a² + b²। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम 7 नंबर की तरफ चल रहे हैं। ये शायद पता हो गया होगा या आता होगा आप लोग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को पूरी तरह से कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। क्वेश्चन 7 की तरफ चल रहे हैं। 7 अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। प्रोजेक्टाइल मोशन में 2-3 पार्ट है तुम्हारा, उसका थोड़ा सा हल्का कॉन्सेप्ट ले लो, उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में 2-4 चीज़ डायरेक्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको प्रक्षेप्य गति हिंदी में कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रक्षेप्य गति। देखो यहाँ h से अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला u² sin² θ/2g, और पहला ये हमारा। दूसरा चलो
ये हमारा रेंज होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज फिर टाइम ऑफ फ्लाइट चलो 2u sin थीटा बटा जी होता है। फिर हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज की तरफ चलो, ये क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा जी। इसमें जो क्वेश्चन हमारा बनता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला तुम्हारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ पे सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन जो आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये क्वेश्चन 7 की ही बात कर रहे हैं कि कह रहा है कि एक वस्तु को एक, या ऐसा लिखो कि 10 ग्राम की एक वस्तु को क्षैतिज के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ, क्षैतिज के साथ 60 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है, की चाल से फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई पर पहला संवेग तथा दूसरा काइनेटिक एनर्जी निकालो, गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। समझना यार, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 10 ग्राम के एक वस्तु को क्षैतिज के साथ 60 डिग्री कोण पे, हॉरिजॉन्टल के साथ, इस ढंग से हमने कहा कि ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बनाया, ये देखो फिगर हमारा है, इसके साथ कितना का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो अधिकतम ऊंचाई पे यहाँ पे पूछ रहा है मोमेंटम, इस जगह तो यहाँ जानते हो कि खाली यू कॉस थीटा होता है, यू साइन थीटा नहीं रहता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक जैसा रह जाता है, वो एक समान वेग से चलता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाके जीरो हो जाता है, हॉरिजॉन्टल के लिए हमारा एक्सप्रेशन जीरो होता है। तो इसके लिए पहला मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे होगा P बराबर एम यू कॉस थीटा। क्या होगा हमारा एम यू कॉस थीटा। मास कितना है 10 है, इसको केजी में चेंज करो, यू कितना है हमारा 10 है, कॉस थीटा कितना है कॉस 60 डिग्री। आगे चलो कैंसिल करो, देखो 1/10 गुना कॉस 60 का 2 1/20 0.05, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड आंसर होगा इसका। समझ रहे हो, देख रहे हो, हमारा एम यू कॉस थीटा मेन फार्मूला होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम एम यू कॉस थीटा। तो 10/1000, यू का मान 10 यहाँ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड से, और कॉस थीटा कॉस 60 है, कॉस 60 का मान आधा होता है, ये 2 काटा यहाँ पे, ये 1/20 हो गया, और ये 0.05 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दूसरा हमारा काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे यहाँ लिखो, आधा एम का फिर मान लिखो 10/1000, और यू कॉस थीटा यू कितना है 10 गुना आधा का स्क्वायर, ये 5 हो गया यहाँ पे, क्योंकि यू कॉस थीटा है। तो यहाँ पे सीधा सवाल, यहाँ पे 5 लिख दो, 5 और 25 125 बटा हमारा 1000 हुआ, ये कितना होगा 0.125 जूल, याद रखना इसको। इस टाइप का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है। सबसे पहले हमारा हाईएस्ट पॉइंट मोमेंटम की बात करेंगे तो एम यू कॉस थीटा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हाफ एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इस ढंग के क्वेश्चन की बात, ये भी क्वेश्चन पूछता रहता है, लगातार पूछता है, इसको याद रखना कि हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम हमारा एम यू कॉस थीटा, और हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इस ढंग का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें, 8 नंबर 8 की बात करो। एक क्वेश्चन इसमें है जैसे रेंज के लिए कि क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर देखो, कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल को कितने कोण पे फेंकना चाहिए। फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर आर मैक्स, ध्यान रखना आर मैक्स मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए हमारा प्रक्षेप्य कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए। प्रक्षेप्य कोण मतलब थीटा कितना होना चाहिए, याद रखना 45 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है। हमने ये बोला कि मैक्सिमम रेंज के लिए प्रक्षेप्य कोण हमारा 45 डिग्री होगा। यहाँ पे देखो तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला की बात करेंगे तो आर मैक्स हमारा क्या होता है, आर मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। ये 45 हमारा है, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री बटा जी, तो साइन 90 हो गया, ये यू स्क्वायर बटा जी हो गया। इसका मतलब हो गया
कि आर मैक्स का जो फार्मूला होगा यू स्क्वायर बटा जी। इसमें तुम्हारा दो क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन बना कि मैक्सिमम रेंज के लिए कितना चाहिए एंगल, मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल हमारा 45 डिग्री चाहिए। और ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया तुम्हारा कि आर मैक्स का फार्मूला क्या होता है। आर मैक्स का फार्मूला हमारा यू स्क्वायर बटा जी। एक इसके अंदर और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, कर यदि कोई आदमी मैक्सिमम रेंज लिखते हैं कि यदि कोई लड़का एक गेंद को 100 मीटर, अधिकतम 100 मीटर, अधिकतम दे दो, मैक्सिमम दे दो, मैक्सिमम 100 मीटर क्षैतिज फेंक सकता है। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल फेंक सकता है। तो अधिकतम ऊंचाई कितना फेंकेगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा उसका, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। समझना इस क्वेश्चन को पहले। मैक्सिमम हाइट मतलब ये, फिर ध्यान देना आप, हमने कहा एक लड़का किसी बॉल को क्षैतिज अधिकतम कितना फेंक सकता है, 100 मीटर फेंक सकता है। तो मैक्सिमम हाइट ऊपर की तरफ कितना दूर फेंकेगा। तो सीधा सा तुम्हारा ये फार्मूला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा आर मैक्स जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा आप, आर मैक्स की बात किया, यू स्क्वायर बटा जी हमारा। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लो तुम कि मैक्सिमम हाइट जो होता है ये हमारा यू स्क्वायर बटा 2g होता है। यहाँ पे आधा यू स्क्वायर बटा जी करो, यहाँ आधा गुना आर मैक्स हो गया, ये हमारा हाइट है, एच मैक्स हुआ, ये आर मैक्स हुआ। तो क्या देख रहे हो कि मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आधा गुना आर मैक्स की बात करेंगे तो सीधा से यहाँ पे करेंगे आधा गुना 100 मीटर बराबर कितना आंसर होगा, ये हमारा आंसर 50 मीटर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने सीधा कहा कि यदि कोई लड़का क्षैतिज रूप से गेंद को 100 मीटर फेंक सकता है तो मैक्सिमम हाइट कितना फेंकेगा। तो सीधा मैक्सिमम हाइट क्या था, आधा गुना आर मैक्स, तो हमारा कितना हो गया, 50 मीटर इसका आंसर हो गया। ओके, यहाँ तक देखो इसको, फिर आगे चले इसी में। चलो 10 नंबर क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चला। यहाँ पे सीधा एक बोलता है, एक चीज़ और याद रखना, यदि मैक्सिमम हाइट और रेंज बराबर हो जाए, ये समझ रहे हो क्वेश्चन को, तो कह थीटा का मान कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने कहा कि मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, क्वेश्चन से समझ रहा होगा कि हाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों बराबर हो जाए तब थीटा कितना होगा। तो थीटा इसके लिए सीधा से याद रखना कि थीटा हमारा tan−1 होता है। ये सीधा रट्टा मार दो इसको, जो प्रोसेस है जो था, एच का वैल्यू रखो, आर का वैल्यू रखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, उसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर तुम्हारा है। हमारा कह रहा है कि यदि मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों बराबर हो जाए तो प्रक्षेप्य कौन होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, तो tan−4। चलो क्वेश्चन नंबर 12। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो बता रहा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल रेंज का क्वेश्चन आता है, जो छोटा सा क्वेश्चन होता है। जो हम बता रहे हैं इसके अंदर वही सब क्वेश्चन आता है, उसके आगे क्वेश्चन की संभावना नहीं बनती है इसमें। ठीक है, इसको यहाँ तक रखिए। तो थोड़ा आगे बढ़ें। अब ये काइनेमैटिक्स की बात आ रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम उस सर्कुलर मोशन से संबंधित क्वेश्चन एक आध देख लो तुम लोग। इसमें सर्कुलर मोशन से संबंधित एक आध क्वेश्चन देखना है। तो मान लो यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि इसमें क्वेश्चन आता है कि कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंका गया, कोई बॉडी यदि ऊपर की तरफ, ये देखो कोई बॉडी, एक और क्वेश्चन, कोई वस्तु या कोई बॉडी ऊपर फेंका गया, ऊपर या 60 डिग्री के कोण पे, 60 डिग्री के, ऐसा करो, कोई बॉडी का जो ऐसा कहा था किसी वस्तु का मैक्सिमम हाइट पे त्वरण क्या होता है, ऐसा है किसी वस्तु का अधिकतम ऊंचाई पर या मैक्सिमम हाइट पर, अधिकतम ऊंचाई पर त्वरण की दिशा क्या होती है, त्वरण की दिशा क्या होती है। अब ये आया हुआ क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अधिकतम ऊंचाई पे त्वरण की दिशा, कहीं मान लो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन से करो या तुम जिससे करो या तुम सीधा फेंको,
तो हर हमेशा बॉडी जाइए मैक्सिमम हाइट, तो बॉडी यहाँ जी हर हमेशा नीचे की तरफ होता है, याद रखना। तो क्या लिखोगे, उदग्र नीचे करो, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या लिखोगे, वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, तुमको जो लिखना है लिखो। उदग्र नीचे की तरफ होता है। जब त्वरण की दिशा पूछेगा मैक्सिमम हाइट पे कितना होता है तो क्या बोलोगे, उदग्र नीचे की तरफ। यही उदग्र या वर्टिकल डाउनवर्ड इसका होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 था ये तुम्हारा। अब आगे की तरफ चला, क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा आगे चल रहा है। अब न्यूटन्स लॉ की तरफ चलो। उसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला कि कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। कौन नियम, विच लॉ, कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, बल की परिभाषा। तो सीधा यहाँ पे लिख देना है कि प्रथम नियम। यहाँ पे क्या होगा, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम बल की परिभाषा देता है। एक और याद रखना कि जड़त्व की परिभाषा भी देता है। पहला नियम बल की परिभाषा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो नहीं पूछा हुआ है उसको भी जानो, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। जड़त्व भी देता है, और क्या देता है, जड़त्व का वैल्यू भी बताता है, या इसकी भी परिभाषा देता है। कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, तो हमने क्या कहा, प्रथम नियम। फिर क्वेश्चन 14 पे जा रहे हैं। कौन सा नियम बल का मान देता है। ये सब काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद कर जाना। कौन सा नियम बल का मान देता है, बल का मान देता है। या लिखो दूसरा नियम, सेकंड लॉ। कौन सा नियम देता है, सेकंड नियम देता है। तुमको पता है कि F बराबर ma सेकंड से हमारा मिलता है। सेकंड नियम हमारा बल का मान देता है। और कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट नियम बल की परिभाषा, उसके साथ साथ जड़त्व की भी परिभाषा देता है। एक और इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 15 की बात करो कि जड़त्व निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व हमारा द्रव्यमान का प्रपोर्शन होता है। बोलेगा जो वस्तु जितनी भारी होगी उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा हो, क्योंकि ये मास का, इनर्शिया इसको इंग्लिश में कहते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया ये हमारा मास है, किसका प्रपोर्शनल होता है, मास का। इसमें क्वेश्चन देगा कि किसका जड़त्व अधिक है। यहाँ क्वेश्चन दे दिया किसका जड़त्व अधिक है, ये देखना है कि किसका जड़त्व अधिक है। पहला दे दिया तुम्हारा फड़ दे दिया, रेशा। दूसरा तुम्हारा ऊल दे दिया, ऊन दे दिया। और तीसरा दे दिया रुपीज़ 1 रुपया का सिक्का दिया। और चौथा दिया ए सॉलिड स्फीयर, एक ठोस गोला की बात किया। तो इसमें किसका जड़त्व अधिक है, किसका जड़त्व अधिक है, तो हमारा क्या होगा, 1 रुपया का ये सॉलिड स्फीयर होगा, क्योंकि इस चारों में से सॉलिड स्फीयर का मास सबसे ज़्यादा है। मैंने पहले कहा कि जड़त्व किस पर डिपेंड करता है, मास में डिपेंड करता है। जिस वस्तु का जड़त्व जितना ज़्यादा होगा, जिस वस्तु का मास जितना होगा उसका जड़त्व इतना ही ज़्यादा होगा। या हमने क्या कहा, किसका जड़त्व अधिक है, तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर का जड़त्व अधिक है। क्लियर, ठीक, आगे चलो। इसी में क्वेश्चन 16 की तरफ चलो, 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 चलो। क्वेश्चन 16 में इसमें एक चीज देखिएगा, ये बताया था कि बल का ये ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बल का ग्रेविटेशनल यूनिट, बल का ग्रेविटेशनल यूनिट, गुरुत्वाकर्षण मात्रक क्या है। तो इसका हम डायरेक्ट लिख देते हैं। वैसे ऑप्शन में न्यूटन था, दूसरा हमारा डाइन, तीसरा हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और चौथा हमारा किलोग्राम वेट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, किलोग्राम भार। याद रखना ये इसका होता है, याद रखना बल का ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है, किलोग्राम वेट हमारा होता है। और याद रखना कि ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि इसका मान कितना होता है, 9.8 न्यूटन इसका मान होता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 17 बन गया है हमारा। ये भी पूछा है, ये क्वेश्चन बन गए। तो 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन।
याद रखना 1 किलोग्राम किसके बराबर, 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम भार किसके बराबर, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। क्लियर है, आगे चला, चलो इसी में फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो। 18 में कुछ क्वेश्चन हैं इसमें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूँ उसको एकदम याद कर देना, डिट्टो कर देना उसको। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। 18 में सीधा सा मान लो कनेक्टेड बॉडी का मास, एक दे दिया तुमको बॉडी, यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है, इस पर दे दिया 10 न्यूटन, ये M1 है, ये हमारा M2 है। M1 तुम्हारा दे रहा है 4 kg और M2 तुम्हारा दे रहा है 6 kg, इतना तुमको दे रहा है। इसको एक काम कर, हाँ 6 kg दे रहा है। तो तुमको कर क्या रहा है कि ये कह रहा है कि इसमें दो चीज़ फाइंड, क्वेश्चन दे दिया, पहला दे दिया एक्सलेशन निकालो, त्वरण निकालो, क्या ज्ञात करो, पहला त्वरण निकालो, और दूसरा कह रहा है कि M1 तथा M2 के बीच लगने वाला बल, M1 तथा M2 के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल की बात कर, दैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। M और M2 के बीच का जो फोर्स होगा इसको क्या कहें, कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले ए निकालेंगे, ए पूछ रहा है, ए बराबर क्या होता है हमारा, F/m होता है। F कितना तुम्हारा है, या पहले F लिखो, M कितना है, M हमारा M1 + M2 है। F है क्या हमारा 10 है, M1 क्या है हमारा, M1 4 kg और M2 क्या है 6 है, तो हमारा 10/10 हुआ, कितना हुआ 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सलेशन हो गया। और दूसरा नंबर एक कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं, M1 तथा M2 के बीच लगने वाला बल F है। F हमारा क्या हो गया, फोर्स M2 पे लग रहा है, तो लिखोगे M2A। F क्या होगा, M2A। M2 कितना है तुम्हारा, देखो 6 है, तो 6 गुना A कितना निकला है, A निकला है, तो 6 न्यूटन इसका आंसर हो जाए। फिर से देखो, A निकालना था, F/m कर दिया, F/m1 + M2, 10/10 कर दिया, वो 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। फिर हमारा फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स हमारा M2A होता है, तो M2 6 है, गुना 1 किया, 6 न्यूटन हमारा इसमें आंसर आ गया। क्लियर, आगे चलो, इसे देख लो, इसको मिटा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19। इस क्वेश्चन नंबर 19 में इस कॉन्टैक्ट फोर्स की बात की, पुलिस सिस्टम की बात कर दो। पुलिस सिस्टम मान लो इस टाइप का तुमको दिया हुआ है, ये पूछता है भाई, याद रखना ऐसा दे दिया, यहाँ पे हमारा 10 kg, ये 10 kg का बॉडी है, यहाँ पे दे दिया ये तुम्हारा 5 kg का बॉडी है, और यहाँ 10 kg 5 kg है। यहाँ दो चीज़ पूछ रहा है तुमको, पहला एक्सलेशन पूछ रहा है, ये हमारा क्या पूछ रहा है, एक्सलेशन पूछ रहा है। पहला क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है, मतलब ये हमारा एक्सलेशन पूछ रहा है। और दूसरा हमारा पूछ रहा है टेंशन, तनाव पूछ रहा है, स्ट्रिंग में तनाव। तो एक चीज़ काम करना यहाँ पे, जैसे ये नीचे हमारा क्या है, ये भारी जो बॉडी है वो नीचे की तरफ आएगा, एक्सलेशन ए से, ये ऊपर भागेगा ए से, नीचे काम करेगा mg, क्या होगा 10g, नीचे काम करेगा 5g, ये 5g। तो सीधा पहला को जो हम देंगे 19 नंबर क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट हमारा ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड। ए बराबर होता है F नेट, फोर्स नेट बटा मास। नेट फोर्स क्या होगा, नीचे आ रहा है बॉडी, 10g - 5g, ये क्या लिखोगे 10g - 5g बटा मास कितना है, मास दोनों को जोड़ दो, 10 जोड़ 5 15, कितना हो गया 5g/15 हो गया। ये हमारा आंसर कितना हुआ, g/3 मीटर/सेकंड। अब यदि मान लो कि वैल्यू ये पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा है g/3 के ही टर्म में इसका आंसर है। वैसे मान लो निकालने की बात आएगी तो 9.8/3 कर दो या 10/3 कर दो, वहाँ वैल्यू शायद दिया रहेगा, यदि नहीं भी दिया रहता है, लेकिन इसी टर्म में इसका आंसर था। बात समझ रहे हो, ये ए निकाला हमने, F नेट बटा M, ज़्यादा वो सब करना नहीं, टी फी ई माइनस करेंगे, फलना चिलना ये करेंगे, वो सब नहीं करना। सीधा सा क्या करें, F नेट मास से नीचे जा रहा है तो 10g घटाओ 5g, जी हमारा क्या है, जी जो है ना यहाँ पे, ये 10 मीटर पर डालो ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि डालने की बात आएगी तो डालेंगे। g/3 हमारा आंसर है। दूसरा हमारा इसमें कह रहा है, दूसरा टेंशन का रहा है, टेंशन का फार्मूला 2m1 m2 बटा m1 + m2 इंटू जी की बात करें। डायरेक्ट देखो, हमारा 10 है, यहाँ पे 5 है, ये 15 हो गया, जी कर दिया, 5 दिया 15 कर दिया, 20/3g टेंशन हो गया। देख लो 2m1 m2 बटा m1 + m2, m1 कितना है 10 गुना 5, 10 गुना 5 15, 5 दिया 15, 10 दूनी 20, 20/3g हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। इस टाइप का क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, क्या है प्राथमिकता, तो इम्पोर्टेंट,
सारे क्वेश्चन, अभी जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कंप्लीट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 20, फिर चलो क्वेश्चन 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 में सीधा सा मतलब इस टाइप का पुली का बताया मैंने, टेंशन निकालने बताया आपको, ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स की बात किया मैंने। तो सीधा से यहाँ पे एक और पार्ट आ रहा है। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन देगा तुमको कि मान लो हमारा कड़ा एक बॉडी, एक हमारा कोई बॉल है जो कि 30 ग्राम या 20 ग्राम का बॉल है, 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है बॉल, और एक क्रिकेटर जो है उसको 0.1 सेकंड में लपक लेता है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि 30 ग्राम या लिखो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रही एक गेंद, 30 ग्राम की गेंद दे दो, आ रही 30 ग्राम की एक गेंद को खिलाड़ी, प्लेयर क्या कर रहा है, खिलाड़ी 0.1 सेकंड में लपकता है, सेकंड में लपक लेता है, मतलब क्या चले लेता है। तो कह रहा है कि बॉल के द्वारा आदमी की हथेली पे कितना फोर्स लगेगा, बॉल द्वारा या गेंद द्वारा खिलाड़ी की हथेली पे लगा बॉल, खिलाड़ी की हथेली, पाम, ये इम्पोर्टेंट टीचर है, लगा बल। अब ये ध्यान देना यहाँ पे, तो सीधा सा क्या कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रही 30 ग्राम की एक गेंद को खिलाड़ी 0.1 सेकंड में लपक लेता है। तो कह रहा है कि गेंद द्वारा खिलाड़ी की हथेली पर लगा बल। सीधा एम बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो सीधा से एम करो, ये भी माइनस यू बटा टी कर दो। मास कितना है, 30 ग्राम है, तो 30 बटा 1000 करो। भी जब लपकेगा तो भी 0 हो जाएगा। यू कितना है हमारा 20 मीटर पर सेकंड, और समय कितना है 0.1। ख़त्म करो, इसको सब समाप्त कर दो, इसको फिर ये फिर 0, फिर ख़त्म करो, ये कितना हो -6 न्यूटन आंसर होगा। क्योंकि प्रतिरोधी बल है ना, प्रतिरोधी बल है, विपरीत दिशा में बल लगेगा। इसे बॉल पकड़ रहा है तो बॉल इस ऐसे लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो उसका माइनस में आएगा, ये इसमें प्रतिरोधी बल कहलाता है। यहाँ पे अब यहाँ पे सवाल होता है कि सर हम कौन सा आंसर देंगे। पहला देगा 6 न्यूटन, दूसरा देगा 12 न्यूटन, तीसरा देगा 18 न्यूटन, चौथा देगा नन ऑफ दिस। याद रखना, यदि माइनस नहीं देगा तो जब भी देगा तो मैग्नीट्यूड में देता है, जब भी देता है तो किस में देता है, मैग्नीट्यूड। इस टाइप क्वेश्चन बनेगा भी माइनस यू बटा टी, भी 0 माइनस यू 20 बटा टी, 0 पॉइंट वहाँ गया 1 2 3 1 2 3 काट दिया, कितना आया -6 न्यूटन इसका आंसर है। नेक्स्ट चलो 21 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे सीधा देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में एक क्वेश्चन की बात आई है। यहाँ सीधा से हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन की बात आ रही है, तो इसमें सत्य है, सत्य पहचानो। सत्य है, कौन सा सत्य है। पहला दे दिया म्यू के बड़ा म्यू एस से, दूसरा दे दिया म्यू एस छोटा म्यू के से, या ऐसा करो म्यू के बराबर म्यू एस दे दिया। फिर हमारा तीसरा दे दिया म्यू एस बड़ा म्यू के से दे दिया, और चौथा दे दिया नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। सिंपल, ये आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन मान लो कि क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। मान लो एक हमारा ब्लॉक, यहाँ पे ये ब्लॉक 10 kg का ब्लॉक, इसमें हमारा 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना न्यूटन का लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसमें म्यू का वैल्यू 0.5 दिया। इस टाइप का तुमको क्वेश्चन दे दिया कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अप्लाई कर रहा है, 10 kg का बॉडी से म्यू कितना है। इसमें सीधा क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन की बात कर, या नेट फोर्स या एक्सेलरेशन कुछ भी निकालने की बात कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें यदि हम ऐसा करें कि एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्या, यहाँ पे
फाइंड एक्सेलरेशन, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, F बराबर में होता है नेट फोर्स, नेट फोर्स करो, नेट फोर्स या सीधा एफ नेट निकालते हैं, एफ नेट, या इसका पहले करो एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर जो आएगा F बराबर क्या होता है μ1 होता है, और यहाँ पे म्यू हमारा कितना है, ये 1 कम और करो, और n हमारा mg होता है, तो 0.5 गुना 10 गुना 10 करो तो कितना हो गया, 50 न्यूटन हो गया। तो नेट फोर्स जो होगा ना हमारा, नेट फोर्स क्या होगा आपका 100 - 50, 100 - 50, इसको क्या लिखोगे, एम ए बराबर 50, एम कितना है 10 है, 10 गुना ए करो कितना हो गया 50, ख़त्म करो, ए कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन 10 केजी का बॉडी है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसमें म्यू दिया गया है 0.5, फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे सीधा सा करें एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन एफ नेट क्या होगा, क्योंकि 100 इधर इधर फ्रिक्शनल फोर्स कितना का 50 न्यूटन का, तो 100 - 50 50 हो गया। एम ए करो, एम कितना है 10 है, गुना ये 50, 0 0 कट गया, यहाँ पे ए कितना बच गया, ए हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच गया। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को, इसको बनाओ। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 23 की तो बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एक और यहाँ पे याद रखना, मान लो कि एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, संभावित पूछा भी जाता है नहीं भी पूछा जाता है, एक टर्म में पूछ दिया, क्या पूछ दिया, ये फार्मूला देख लो यहाँ पे। ये मान लो हमारा एक ब्लॉक था, रेस्ट से शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ, रेस्ट से, और यहाँ का कुछ एंगल दिया हुआ है, जो भी एंगल है 30 डिग्री 40 डिग्री थीटा जो भी दिया गया है, कर यहाँ तक आने में लगा समय की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन, एम मास का ब्लॉक है, रेस्ट से चला बॉडी, ये 2 पूरा डिस्टेंस एस है, पूरा डिस्टेंस से इंक्लाइन प्लेन को पार करने में कितना समय लगेगा, ऐसा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में संभावित मे बी नॉट मे बी, लेकिन रिस्क नहीं लेना। तो टी बराबर होता है √2s/g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ध्यान देना यार, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे तुमको दिया रहेगा, थीटा बैठा देना, म्यू का मान दिया रहेगा, थीटा बैठा देना, कहानी ख़त्म हो जाएगी, कि इतना समय लगेगा आने में, सिंपली बना लेना। लेकिन यदि फ्रिक्शन नहीं हो, इफ़ म्यू इक्वल टू 0, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तब हमारा इसका जो टी हो जाएगा, तो टी हो जाएगा यहाँ पे 2s/ ये ख़त्म करो, म्यू 0 हो गया, क्या बच गया यहाँ पे g sin थीटा। ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे बना देना, इसको एकदम रट्टा मार दो इस क्वेश्चन का। पहला हमारा है 2s/g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, इस पर वैल्यू रखेंगे, बना डालेंगे, क्वेश्चन समझ गया। रेस्ट से शुरू होती है, ये एस डिस्टेंस जो पार करेगा इंक्लाइन प्लेन पे, यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। यदि फ्रिक्शन हो तो ये, यदि फ्रिक्शन नहीं हो तो ये, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं हो तो म्यू हमारा 0 बचेगा। क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, आगे चलने से मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, चलो क्वेश्चन नंबर 24 दे रहा, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में फ्रिक्शन से संबंधित मैंने 2 चीज़ तुमको बताया। इसमें एक चीज़ और याद रखना कि म्यू लेस देन इक्वल टू 1 होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। इसमें एक चीज़ और है, एक ऐसा क्वेश्चन है कि वस्तु को खींचना जो होता है ठेलने से ज़्यादा आसान होता है, खींचना ठेलने से ज़्यादा आसान, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है कि खींचना ठेलने से ज़्यादा आसान। हमने कहा खींचना, वस्तु को खींचना, वस्तु को खींचना धक्का देने से या ठेलने से ज़्यादा आसान है, ठेलने से आसान होता है। क्यों होता है भाई, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। तो याद रखना, ये बॉडी हमारा है, ऐसा कर रहे हैं, इसको हम धक्का दे रहे हैं, एफ फोर्स, इसका 2 कंपोनेंट, एक हमारा एफ साइन थीटा और एक हमारा एफ कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा एफ साइन थीटा, ये एफ साइन थीटा हो जाएगा, ये ऐसा करो, हाँ, ये हमारा एफ साइन थीटा,
ये हमारा क्या एफ कॉस थीटा। इसमें क्या हो जाता है, धक्का दे रहे हैं तो इसका एक mg भी काम कर रहा है, तो इसका जो नेट हो गया mg प्लस एफ साइन थीटा, वेट हमारा इतना हो गया, देख रहे हो बढ़ गया। लेकिन यदि इसको हम खींचते हैं एफ फोर्स से, इसका दो कंपोनेंट, एक हमारा क्या होता है, ये हमारा एफ साइन थीटा होता है, नीचे क्या होता है mg होता है, तो वेट हमारा यहाँ जो होगा ना एफ साइन थीटा माइनस mg हो जाएगा, वेट घट रहा है कंपोनेंट के कारण। ये जो हमारा कंपोनेंट के कारण होता है ना, नेट कंपोनेंट के कारण ऐसा होता है कि ये हमारा माइनस। अब इसके आधार पे तुम ऑप्शन पकड़ दोगे कि क्यों ऐसा होता है, तो क्या बोलोगे इसमें बोला जाएगा कि कंपोनेंशियल इफेक्ट जो होता है, घटक का जो प्रभाव होता है उसके कारण ऐसा होता है कि खींचना ठेलने से ज़्यादा आसान होता है। खींचेंगे देख क्या रहे हो, वेट घटता है, खींचने पे वेट घटता है, यहाँ क्या देखो वेट बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट यहाँ पे जुट गया। क्लियर है, चलो इसको देखना है। और क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। चलो क्वेश्चन नंबर 25। जैसे हम 25 पे जाते हैं ना, अब इधर न्यूटन्स लॉ की कहानी ख़त्म कर दो, इतना बढ़ देना बढ़िया से न्यूटन्स लॉ को, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसके बाद हम वर्क एनर्जी की तरफ निकल रहा है। तो वर्क एनर्जी में 2-3 क्वेश्चन तुम्हारा, इसके अंदर जो पहला ही क्वेश्चन आ रहा है कंजर्वेटिव फोर्स, पहला ही क्वेश्चन आ रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स पूछा जाता है। इसको संरक्षी बल कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। संरक्षी बल कौन है, बल है, दे दिया तुमको, पहला दे दिया फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स दे दिया या घर्षण बल दे दिया। दूसरा तुमको दे दिया इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स दे दिया। फिर तीसरा दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया। और चौथा तुमको दे दिया 2 और 3। अब ध्यान देना, संरक्षी बल कहते हैं पाथ पे निर्भर नहीं करता है, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे निर्भर नहीं करता है। तब पाथ पे निर्भर नहीं करता तो ये भी नहीं निर्भर करता, ये भी नहीं निर्भर करता है। फ्रिक्शनल फोर्स तो पाथ पे डिपेंड करता है। आंसर क्या हो गया 2 और 3। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। डिट्टो बांध लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते रहता है। इसी में एक और क्वेश्चन डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें तुमको दे देगा, यही क्वेश्चन मानो है, इसमें तुमको दे दिया कि असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात किया या असंरक्षी बल की बात किया, किसकी बात किया, असंरक्षी बल की बात किया। तो जैसे असंरक्षी बल ये पाथ पे निर्भर करता है, इसको क्या बोलोगे, ये लिखेंगे पाथ पर निर्भर। और ये क्या है हमारा, पाथ पे निर्भर नहीं, ऐसा क्वेश्चन क्या है, पाथ पर निर्भर नहीं करता है, ये हमारा कंजर्वेटिव हुआ, ये पाथ पे निर्भर करता है। इसी में से दे दिया कि कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर हमारा 1 हो जाएगा, इसमें ही दे दिया तुमको। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें कितना बोले हम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब वह पाथ पे निर्भर नहीं करता है, और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब वह पाथ पे निर्भर करता है। तो नॉन कंजर्वेटिव में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, और कंजर्वेटिव फोर्स में हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। यहाँ देख लो इतना। 26 क्वेश्चन हमारा है, 27 की तरफ थोड़ा चले हम, इसको देख लेते हैं, फिर मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें 27 नंबर क्वेश्चन में देखो, 27 नंबर क्वेश्चन हमारा वर्क से ही आधारित। वर्क में जैसे सबसे पहले इसमें तुमको दे देगा कि यदि हमारा कह रहा है कि नेगेटिव वर्क होता है, कब होता है, नेगेटिव वर्क का क्या कंडीशन है। पहला दे दिया थीटा हमारा इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया, दूसरा हमारा दे दिया थीटा मोर देन 90 डिग्री दे दिया, और तीसरा दे दिया थीटा हमारा इक्वल टू 180 डिग्री दे दिया, और चौथा दे दिया नन ऑफ दिस। इसका क्या हो जाएगा हमारा
नेगेटिव वर्ड की बात करना सीधा देखो, डब्लू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। डब्लू हमारा एफ एस कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा को नेटी करो, वर्क डन, किसी बॉडी को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे आएगी बॉडी, कितना बनेगा इसमें 180 डिग्री। तो ये हमारा थीटा 180 होगा तो हमारा नेगेटिव वर्क होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में क्वेश्चन हमारा वर्क से संबंधित, तो वर्क से संबंधित बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ देना है, इफिशिएंसी ऑफ मशीन को पढ़ देना है, ये सब पढ़ देना है। यदि इफिशिएंसी ऑफ मशीन पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हम देख लेंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में, इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे इसको। तो नेक्स्ट में आप देखिएगा कि उसमें हम इफिशिएंसी ऑफ मशीन बताएंगे, और जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं उसी स्पीड से तुम चलो, और हम 11 12 दोनों का डाल देंगे। हो सकता है कि एक वीडियो और आ जाए रात के आसपास। थोड़ा सा देखो इसको, फिर देखते हैं। तो फिर इफिशिएंसी ऑफ मशीन की बात हम कर रहे थे कि इफिशिएंसी ऑफ मशीन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पावर का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसे यहाँ पे एक चीज़ और दिया तुमको, से पावर की बात, तो पावर में जैसे क्वेश्चन तुम्हारा है कि एक सीढ़ी पे बच्चा चढ़ रहा है या कोई आदमी चढ़ रहा है, ऊंचाई तक जाने में कितना वर्क डन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। तो कल का जो टारगेट हमारा होगा ना, कल हम वर्क एनर्जी, रोटेशनल और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सारा का सारा कर देंगे। साउंड तक कल पहुँचेंगे हम, समझ गए ना, वहाँ तक कर करके अब फिर 12 को सबको पूरा का पूरा हमने बोला है 125 क्वेश्चन डालेंगे। आज हमने जो क्वेश्चन दिया तुमको 27 क्वेश्चन आज दिया है, और कल लगभग 30 से 40 क्वेश्चन डालेंगे। कल भी डाला था लगभग 20-25 क्वेश्चन, आज कल मिला के हम लगभग 50 क्वेश्चन तुमको डाल चुके हैं। कंप्लीट इसको पढ़ जाना। आज के लिए इतना ही। गुड डे, ऑल द बेस्ट।